हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो जब तक आप ये वाला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को इजी नहीं कर पाएंगे, मतलब इजी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही जो चैप्टर होता है ये मूल चैप्टर होता है। ठीक है ना। तो आज थोड़ी वाइस दिक्कत होगी, इधर उधर से आवाज़ें आएंगी तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। तो उसको अगर आप डीपली समझ जाएंगे ना तो सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे। ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इसी चैप्टर में। ठीक है ना। संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति मतलब जो नंबर्स होती हैं, नंबर्स दो टाइप की हैं। जैसा कि मैं बताऊं, एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या जो संख्या बना तो संख्या टू टाइप बने। संख्या यानी नंबर जिसे कहते हैं, नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक वास्तविक जिसे रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर। और एक काल्पनिक होता है, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। दो टाइप के नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हमें नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स 11th क्लास में आता है, वहाँ से हायर एजुकेशन की तरफ चला जाता है, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को ही हमें पढ़ना है। इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, इसे हम आराम से देखेंगे। ठीक है ना। जैसे इसके अंदर वास्तविक संख्याएं के अंदर क्या आता है, वास्तविक संख्या के अंदर एक आती है परिमेय संख्या, एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है ना। ये ठीक। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। p बाई क्यू का फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे 517 लिख सकें, ठीक है, 1/2 लिख दें, जैसे 4 लिख ले, 4 के नीचे 1 होता है, ठीक है ना। तो ये सब रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। जितनी भी वैल्यूज रूट के अंदर होगी, यानी करड़ी के अंदर, वो सब अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 2 + √3, ये दोनों आपस में है मिली हुई, ठीक है ना। ऐसे 2√2, ऐसा। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। अगर वैल्यू निकल जा रही है उसमें से, रूट के अंदर लिखा है 16, उसकी वैल्यू 4 आ रही है, तो ये तो रेशनल नंबर है। अगर वैल्यू नहीं निकल रही है तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। इतनी बातें आप अपना समझ लीजिए। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके आगे बढ़ेंगे। परिमेय संख्या में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q कभी भी 0 ना हो। ऐसा ना हो कि 3/0 लिखा हो, तो ये वैल्यू रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना। एक परिमेय संख्या में नहीं आएगी। तो इसे हम लोग, इसकी वैल्यू बता दूं मैं आपको, किसी भी नंबर्स को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट मतलब अपरिमेय, मतलब जिसे हम लोग अनंत कहते हैं। अनंत कहने का मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो है इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं और ध्यान देना है कि ये इनफाइनाइट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चीजें होंगी। अब इसके ही पार्ट आगे चलेंगे। इसके पार्ट तो छोड़ देना है, वहीं पर रहेगा इसके पार्ट। अब इसमें एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक जिसे इंटीजर कहते हैं। ये वीडियो बहुत ही लंबा जाने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझानी होंगी। तो इंटीजर जिसे कहते हैं, इसे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, जैसे पूर्णांक को नंबर किसे कहते हैं मैं बता दूं। इसमें 0,
प्लस वाले नंबर्स इनफाइनाइट तक और माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं दोनों इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, मतलब इसमें वो वही रहेगा, ठीक है ना। जैसे करने का मतलब माइनस में भी नंबर्स होगा, प्लस में भी नंबर होगा और जीरो होगा, वो सभी नंबर्स पूर्णांक के अंदर आते हैं, ठीक है ना। वो सभी नंबर्स क्या होंगे? पूर्णांक। जितने भी पूर्णांक होंगे वो सभी परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि परिमेय संख्या तो मैं बता रहा हूँ, परिमेय संख्या में तो बता रहा हूँ पूर्णांक, ठीक है ना। तो पूर्णांक परिमेय संख्या होगा और परिमेय संख्या देख लीजिए, ठीक है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी वाई क्यू में लिख सकते हैं, सब पी वाई क्यू में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 करेंगे तो पी वाई क्यू में बन जाए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आई बातें। इसके आगे अब पूर्णांक के कई पार्ट हैं। पूर्णांक के जो पार्ट हैं, जैसे अब पूर्णांक को मैं कहूँ तो पूर्णांक में एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जिसमें जीरो, ये जीरो से लेकर जो नंबर सुधर गए हैं 1 2 3 करके 4 5 ऐसे करके जाना, मतलब बहुत दूर, उसको काउंट ही नहीं कर सकते आप कितना है। तो जीरो से लेकर के जितने नंबर्स होंगे आगे की तरफ प्लस की तरफ, वो सभी नंबर्स पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या होगा, ठीक है ना। पूर्ण जिसे होल नंबर बोलते हैं। अब आती है बातें कि इधर वाले नंबर्स को ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना, ये पूर्णांक के अंदर आ रही है। और एक से लेकर जो 1 2 3 4 है वो नंबर्स हो जाएंगे आपके प्राकृतिक संख्या। एक से जो स्टार्ट है नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे गया हुआ 6 7 जाते रहेगा, ये जो नंबर्स होते हैं इसी में, ठीक है ना, इसी पूर्णांक में, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं, ये जो 1 2 3 से स्टार्ट है ये सब प्राकृतिक संख्या। तो इसके अंदर मैंने सारी चीजें समझा दी। अब मैं इसी के अंदर पूर्णांक के ही अंदर और भी संख्याओं के बारे में बताऊंगा आपको, तो उन्हें आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। यहाँ तक की चीज़ें आप समझ जाइए कि भाई संख्या पद्धति में संख्याएं दो टाइप की थी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को तोड़ा गया तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या तोड़ गई, फिर उसके बाद ऐसे ही परिमेय संख्या पूर्णांक में तोड़ गया, ऐसे टूटते टूटते यहाँ पर टूटा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, सबकी इंग्लिश जानना भी जरूरी है। नेचुरल नंबर्स, इसको होल नंबर, पूर्णांक को इंटीजर बता दिया। अब इसको मैं इरेज करके आपको एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक दिखाइए, ठीक। इसके बाद जो संख्याएं हैं वो थोड़ी अलग टाइप की संख्याएं हुई याद करना जरूरी है, जैसे सम संख्या, जैसे कहते हैं सम संख्या, ये सब परिमेय संख्या के अंदर आएंगे। सम संख्या, सम संख्या यानी जिसे इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। सम संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 2 से डिवाइड यानी विभाजित हो जाती हैं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 है, माइनस में नहीं पहुंचेंगे, प्लस के इस तरफ, ठीक है ना, प्लस वाले नंबर्स, 4 ऐसे ही 6 8 10 ऐसे ही जितने भी नंबर 2 से विभाजित हो जाएंगे वो सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। आगे समझते हैं, जैसे मान लीजिए 36 आपसे बोला जाए कि सम संख्याएं नहीं, तो आप लास्ट के नंबर्स को देखेंगे कि वो अगर सम है तो सम संख्या है। सम कहने का मतलब ये 2 4 6 8 और 0 लास्ट में इसके होगा, वो सम संख्याएं कहलाएगा, ठीक है ना। मैं पूरा बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा भी आपको दिक्कत ना हो। एक बार आप संख्याएं नंबर पद्धति पढ़ लिए तो पढ़ लिए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तक की चीजें हो गई, मतलब 36 सम संख्या है क्योंकि लास्ट का नंबर सम है। जिसके भी लास्ट का नंबर सम होगा, जैसे 72 लास्ट का नंबर सम है भाई। अगर 100 की बात करें तो लास्ट में 0 है, सिर्फ 0 ही पूछ लिया जाए सम है कि सम है, तो सम थोड़ी है ये। मैं इसको थोड़ी बताया हूँ कि 0 को नहीं बताया कि 0 रहेगा तो सम रहेगा, ये सम नहीं है। ये ना सम संख्या ना विषम संख्या है। सम संख्या की डिफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित
हो जाती है। तो ये 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, इसलिए ये सम संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, सम संख्या समझ में आ गया। अब विषम संख्या की बात करें। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे स्वयं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्या होती। ये तो छोटी छोटी बातें हो गई, इन्हें जानना जरूरी है। अगर आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो संख्या पद्धति में ये चीज़ें हमको आना बहुत ही जरूरी है। नहीं आ रहा है तो सीखिए आप, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। तीसरा नंबर, अब जो संख्याएं आएंगी भाज्य संख्या जिसे कहते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। आज मैं सभी बेसिक्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये क्लास देख लिए आप ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याओं की जो भाज्य संख्या की डिफिनीशन होती है, भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, सॉरी, भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। लाइक देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2 भाज्य संख्या है तो आप चेक करेंगे कि इसके गुणनखंड कितने हैं। इसके कितने गुणनखंड है भाई? इसके 1 और 2, ठीक है ना, 1 और स्वयं 2, और कोई गुणनखंड है इसका? नहीं, बस इतने ही इसके गुणनखंड है। तो इसको गुणनखंड किए तो 1, 2 मिला। तो मैंने क्या बताया, वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है ना। तो इसके 3, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, तभी भाज्य संख्या होगा। तो ये भाज्य संख्या 2 नहीं है, 2 अभाज्य संख्या, ठीक है ना। प्रूव हो गया। आगे बढ़ते, तो इसमें आने वाला है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट, 3 भी तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा 6, 5 नहीं होगा, 5 का 1 और 5 स्वयं होता है, ठीक है ना। तो चीजें ध्यान दीजिए, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी हो जाए, कंपेयर कर देते हैं लोग इनसे, इसीलिए गलत हो जाता है 9। तो 9 के देखिए, 9 भी होगा इसमें, ठीक है ना। तो 9 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1, 3 और स्वयं 9, इसके 3 गुणनखंड है, इसलिए ये इसमें आ जाएगा भाज्य संख्या। ऐसे ही 10 है, 11 नहीं होगा, 12 है, 13 नहीं होगा, 14 है, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 भी हो जाएगा, उसके कई गुण। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में बात है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, इन्हें जाने बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये हर एक जगह, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, हर जगह ये चीज़ें छाई पड़ी हैं। रीजनिंग में बोल देता कि आगे से काउंट करिए भाज्य संख्याएं, पीछे से काउंट करिए, देखिए उसमें कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी सारी बातें आपको जब तक पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो चीज़ों को याद करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। 100 तक हमें भाज्य संख्या लिखनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले इतनी बातें तो समझिए, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। अभाज्य किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स को, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2, कितने, कम से कम 2, बस 2 ही, मतलब 2 ही गुणनखंड होते हैं उनके, 2 से ज़्यादा ना हो और 2 से कम भी ना हो। 2 से कम हो जाएगा तो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, और 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या बन जाएगा। जैसे 1 की बात करें तो 1 सिर्फ 1 का 1 ही गुणनखंड है, इसलिए इसके 1 गुणनखंड बनने ना तो भाज्य ना अभाज्य। तो इसलिए अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। जैसे 1 इसका हो गया और 2 स्वयं हो गया, तो यह अभाज्य संख्या है। तो 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, तो सबसे छोटा अभाज्य 2 हो जाएगा। पूछा है क्वेश्चन में सबसे छोटा अभाज्य, भी जल्दी एक क्वेश्चन पेपर हुआ तो वहाँ पर पूछ लिया। तो चीज़ें छोटी भी पूछ ले रही हैं, बड़ी भी पूछ ले रही हैं, तो हमें सब चीज़ें सीख के रखना है, ठीक है ना। 2, 3,
यहाँ से 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा आपका। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं, इन्हें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक चीज़ें आपको डिस्कस करके समझा दिया, अच्छे से बता दिया बातें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, पहले इतनी सारी बातें आपको समझा दूं, ठीक है। भाज्य भाज्य हो गई, अब कोई संख्या आपका छूट नहीं रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है ना, अब कुछ नहीं छूट रहा। अब हम लोग जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे क्या कहते हैं, अपवर्तक, ठीक है, जिसे बोलते हैं, आप लोगों को करना पड़ता है गुणनखंड। क्या गुणनखंड कैसे करते हैं, तो चीज़ों को धीरे धीरे मैं समझाता हूँ। जैसे आपको पहले मैं अभाज्य गुणनखंड करना सिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है अभाज्य गुणनखंड करने। लेकिन अभाज्य गुणनखंड करने से पहले एक बात आपको पता होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो होता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कहने का मतलब विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम मैं पढ़ा रखा हूँ, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ये मक्खी आ चुकी है, हटाना पड़ेगा। हाँ, तो विभाज्यता रूल मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं अगर आपको मिल रहा है तो मैं यहाँ आज डिस्कस करूँगा एक ही वीडियो में, ठीक है ना। देखिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहले आपको मैं समझा दूँ, 2 से 2 का विभाज्यता नियम, विभाज्यता यहाँ पर नियम लिख देता हूँ, विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम कहने का मतलब डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 से कोई नंबर कब विभाजित होगा, कोई नंबर 2 से कब विभाजित होगा। ये मक्खी परेशान कर दी है, जा नहीं रही। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से कोई नंबर तब विभाजित होता है जब लास्ट में उसके सम संख्या हो। जैसे ये रहा, तो लास्ट में इसके सम संख्या भी पढ़ा है, तो जिसके लास्ट में सम संख्या होगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। और एक बात और अलग से, जिसके लास्ट में 0 होगा, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होगा वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि 2 का मैं समझा दिया। जैसे एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ, ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये कर देते हैं यहाँ पर हम 4। तो इधर यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो 4 है, 4 2 से डिवाइड होता है, इसलिए हो जाएगा भाई, विभाज्य हो जाएगा ये। तो 3 का देखिए, 3 का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। एसएससी में बार बार 2 क्वेश्चन इसका दे ही देता है। ये जो डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पढ़ा रहता है वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसके लिए। तो देखिए समझिए इसको, जैसे इसका डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि नंबर्स को जोड़ना है, नंबर्स का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। माने नंबर का सम करने वाला नंबर को जोड़ना है, जोड़ने पे 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 8 7 15 5 20, तो 20 3 के पहाड़े में मतलब 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, इसलिए नंबर 3 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा कोई देखते हैं, जैसे ये नंबर 3 से विभाजित होगा, हाँ भाई हो जाएगा, 4 8 12 3 से विभाजित होता है तो ये भी हो जाएगा, करके देख लीजिए। 3 से करेंगे, 3 9 27, एक बचा यहाँ से, एक यहाँ लग गया 12, 3 चौक 12 चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 का नियम यही है कि कैसे कोई नंबर्स मतलब उससे डिवाइड होता है, ठीक है। 4 का देखते हैं, 4 क्या करता है, 4 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसके लास्ट का 2 नंबर चेक करना होगा डिवाइड करके। जैसे लास्ट का 2 नंबर्स आपको डिवाइड करके चेक करना होगा। जैसे नंबर है ना कोई, इसको चेक करना है कि 4 से डिवाइड होता है नहीं, तो लास्ट का जो 2 नंबर है इसको आप 4 से विभाजित करके देखेंगे तो 4 एकदम 4 और 3 बच गया, यहाँ से 3 यहाँ लगा, 4 7 28, जा ही नहीं रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा।
नहीं तो करके देखिए, आपको करा दे रहा हूँ मैं, देखिए 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8, 4 एकम 4, कहाँ जाता, नहीं जाएगा। तो नियम क्या है भाई 4 से डिवाइड होने का, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का अगर 2 डिजिट आपको विभाजित हुआ होता हुआ मिले, जैसे ये नंबर ले लीजिए, इसको देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, करके देखिए 4 एकम 4, 1 बचा, 4 3 12 हो गया, तो ये पूरे में हो जाएगा, आगे कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है, लास्ट के 2 नंबर चेक करने बस, ठीक है ना। अब 5 के आते हैं, 5 में देखिए क्या करना है, 5 का नियम क्या है, लास्ट में 5 मिले या 0 मिले, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना भाई। लास्ट का आपको 5 मिल जाए, 0 मिल जाए तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये नंबर लास्ट में 0 मिला, जाएगा भाई 5 से, ये नंबर मिला 5 है, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, ये 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट का सम संख्या, 2 का नियम क्या है कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या है भाई 2 से जाएगा, हो गया 2 का फाइनल। 3 का नियम क्या है, 3 में जोड़ना पड़ता है कि जोड़ो, जोड़ के देखो 3 से भाग जाएगी नहीं, 8 4 12, 12 3 से भाग जाएगी, 3 से भी तो विभाजित हो गया, यानी ये फाइनली 6 से विभाजित हो जाएगा, 6 8 48। ऐसे ही आप बड़े बड़े नंबर्स को चेक करेंगे, मैं छोटे नंबर्स ले रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में कंसेप्ट घुस जाए बस, ठीक है ना। कंसेप्ट चला गया तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आने लगेंगी। 6 का हो गया, 7 को समझाते हैं। 7 को समझने से अच्छा है कि आप 7 को वैसे ही कर लें, डिवाइड करके। जैसे ये नंबर है, पूछा जाए 7 से विभाजित है कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको डायरेक्ट इसे डिवाइड करके पता कर लीजिए, यही अच्छा पड़ेगा आपको, सरल भी पड़ेगा और इसके लिए नियम ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नियम है इसके भी, ऐसी बात नहीं है, नियम इसके भी बनाए गए, थोड़े टेढ़े नियम है इसके, मैं इसको अलग से कभी बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए 8 वाला देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट नियम होते हैं उसे याद करके रखते हैं, ठीक है। 8 वाले में, 8 में क्या है, 8 के लिए आपको क्या करना है, जैसे लास्ट का 3 अंक, 8 के लिए पता करना होगा, लास्ट का 3 अंक आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब भाग देना पड़ेगा लास्ट के 3 अंक। जैसे 4 में दे रहे थे, 4 में 2 अंक को दे रहे थे, यहाँ पर 3 अंकों को देंगे, तो 3 अंकों को विभाजित करना पड़ेगा भाई, तभी पता लगेगा। करते हैं, 8 पंजे 40, तो 5 बचा, 5 8, और 8 की पहाड़े में 58 नहीं करता, 8 7 56 होता है, 2 बच जाएगा, तो इसलिए ये नंबर 8 से विभाजित है। 8 से विभाज्यता का नियम यही है कि लास्ट के 3 अंक लीजिए, उसको विभाजित करिए, अगर हो गया तो भाई ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं विभाजित होगा। 9 का नियम बहुत ही, ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुकिए। तो चलिए 9 का विभाज्यता का नियम मैं बताता हूँ। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, 9 की विभाज्यता का नियम ये है कि सभी अंकों का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए, वही 3 वाला कंसेप्ट। जैसे 3 में मैंने बताया कि सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के आप 3 से भाग देंगे, अगर चली गई भाग तो वो 3 से विभाज्य, ठीक है। 9 का भी वही नियम है कि अगर आप जोड़ ले रहे हैं, आप जोड़ने के बाद 9 से अगर उसमें भाग चली गई तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर चेक करिए, 8 3 11 5 16, 16 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 9 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। 10 का नियम और भी सरल है,
10 से विभाज्यता का नियम में लास्ट में 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। जैसे ये इसके लास्ट में 0 तो क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य हो जाएगा। ये मक्खी आज परेशान कर दी है, ठीक है, मक्खी वाली सीन कर दी है ये, ठीक है। तो चलिए नो प्रॉब्लम, इसको हटाते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। जैसा कि अब 10 तक हो गया, 11 की बात करें तो 11 का बिना रूल याद किए हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है विभाज्यता के नियम में। जैसे इसका नियम क्या है, जैसे एक नंबर आपको मिल गया, इस नंबर को चेक करना है कि 11 से विभाज्य है, तो सम प्लेस पे आने वाले नंबर माने सम स्थान पे आने वाले नंबर को 1 में जोड़ना है, विषम स्थान पे आने वाले नंबर को 1 में जोड़ना है। तो सम स्थान कैसे, सम स्थान वाले जो 2 पे आएगा, 4 पे आएगा, 6 पे आएगा उनको 1 में, और जो 1 पे, 3 पे और, ठीक है ना, समझ गए, 5 पे आए, जो विषम स्थान पे आए उनको 1 में। तो यहाँ से चीजें 8 8 16 1 17 जोड़ना उनको पहले, 5 4 9 9 5 14 हो गया। अगर आप इन्हें घटा दें या तो रिजल्ट 0 आना चाहिए या तो रिजल्ट 11 का गुणांक होना चाहिए। 11 का गुणांक माने 11 आए या 22 आए या 33 आए, 11 से उसमें भाग चली जानी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। इसके आगे मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। तो देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 3 3 1, इसमें क्या करना है, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान जोड़ लीजिए 4, सम स्थान को जोड़ लीजिए 4, घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 0 आ जाएगा तो देखिए 0 हो गया, ठीक है ना। तो 0 हो जाने के कारण ये क्या हो जाएगा कि 11 से ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का नियम आपको याद होना चाहिए। इसके आगे का नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन जैसे 12 का नियम याद करने का तरीका, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई नंबर 12 से कब विभाजित होगा तो इसके गुणनखंड से बताएंगे। जैसे अब इसका गुणनखंड करोगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 2 से करीब 6, मतलब इसके गुणनखंड जैसे इसको कौन कौन विभाजित करता है, जैसे 2 कर देता है, 3 इसको विभाजित कर देता है, और इसको कौन विभाजित करता है 4 6, ठीक है ना। ये लोग बताएंगे अगर इन सब से, इन तीनों से विभाजित, इन चारों से विभाजित हो जाएगा नंबर, वही 12 से विभाजित हो जाएगा, समझे। तो आगे के नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सब नियम, मतलब सबके लिए नियम बना है, सबके लिए नियम बना नहीं है। सबके लिए नियम जो आसान थे, जिनको याद करना जरूरी था, मैंडेटरी था, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। सबको याद नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो इतने चीजें आप याद करके रखिए। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ तक की चीजें मैं समझा दिया। आज इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है, मैं इसके डिपेंडेंट जो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं कल आपके सामने लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए बस चलते हैं और कल मिलेंगे, ठीक है ना।